नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, ये हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा जल्द ही होने वाली है। एंड देन आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके डिजाइन किए गए हैं, जिससे कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं किसी भी चैप्टर से, वो दोस्तों आपके डेली डेली रिवाइज होते रहेंगे। दोस्तों आपको प्रैक्टिस मात्र से ही आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों ये क्लास आपको डेली सुबह 8 बजे मिलती है। और दोस्तों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना और दोस्तों वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। के लिए दोस्तों हेड रेडियो ऑपरेटर में आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस के दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही अच्छा वेटेज कवर करेंगे आपके मतलब आपको मैथ में लाने के लिए। यही क्वेश्चन आपको मतलब बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप 25 में से 22 या फिर 23 करके आएंगे दोस्तों, ये बहुत ही गुड स्कोर आपका माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर फिजिक्स में आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, मतलब क्वेश्चन सही होने के 100% चांस रहते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा मजबूत बनाइए और दोस्तों डेली प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल 4 तरंगें दी गई, एक तो रेडियो तरंग, दूसरा एक्सरे और इंफ्रारेड और गामा किरणें। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग की, तो दोस्तों गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। एंड देन कि दोस्तों यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपका इससे तरंग दैर्घ्य पूछा जाता है, एंड देन आपका यहाँ से इन किरणों के खोजकर्ता भी पूछे जाते हैं, यानी कि इनके आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको एक टेबल दिखा देते हैं जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो गामा किरणों की जो आपको तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ, मतलब 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्स ये होती है। और दोस्तों इनकी खोज की थी बेकुरल ने। एंड देन अगर हम बात करें एक्सरे किरणों की, तो दोस्तों एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो गामा किरणों से कम होती है। और दोस्तों इनकी जो खोज की थी रांजन ने की थी। और दोस्तों बात करें आपकी परावैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो रिटर ने की थी। और दोस्तों दृश्य विकिरण की बात करें दोस्तों, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, ये बार बार पूछी जाती है परीक्षा में। यानी कि जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है वो 3.9 × 10⁻⁷ से लेकर के 7.8 × 10⁻⁷ मीटर के बीच में होती है। और दोस्तों इनकी खोज की थी न्यूटन ने। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। और दोस्तों अब अवरक्त किरणों की बात करें तो इनको हर्शेल ने खोजा था। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफएम रेडियो की आवृत्ति प्रास है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपकी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, यानी कि आपके एफएम में कितनी प्रास यूज होती है, तो दोस्तों एफएम में आपकी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में फ्रिक्वेंसी यूज होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संचार उपग्रह में टेलीफोन चैनलों को डैश में एकत्र किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका संचार उपग्रह होता है उसको एफडीएम में यूज करते हैं, यानी कि जो आपका फ्रिक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन होता है, यानी कि एफडीएम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो आपका संचार उपग्रह में फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों ये कम्युनिकेशन से इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, इनको आप ध्यान रखना। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले जो पदार्थ चुंबक बन जाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहे होंगे जो आपका कोबाल्ट होता है ये भी आपका लौह चुंबकीय है, और निकल भी है और इस्पात भी है। लेकिन दोस्तों आपका जो बिस्मिथ है ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए आपका ओडोमीटर यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें आपके एक्सीलरोमीटर की, तो दोस्तों एक्सीलरोमीटर से आपका एक्सीलरेशन नापा जाता है, यानी कि त्वरण नापा जाता है यहाँ से। और दोस्तों बात करें आपके स्पीडोमीटर से, तो दोस्तों स्पीडोमीटर से वाहनों की स्पीड मापी जाती है, यानी कि गति मापी जाती है। और दोस्तों बात करें आपके टैकोमीटर से, टैकोमीटर में जो आपका शाफ्ट या जो भी आपकी यानी कि वृत्तिगत करते हैं
दोस्तों वृत्तीय गति की स्पीड को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टैकोमीटर का मापन करता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कोई भी वृत्तीय गति, जैसे कि आपका फ्लाई व्हील हो गया, यानी कि जो आपका फ्लाई व्हील होगा वो आपकी रोटेशनल गति करता है, तो उसको मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह प्रभाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो आपका चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस प्रभाव को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालकों के मतलब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। और दोस्तों जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत से होकर गुजरने वाली जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो जिसको चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। और दोस्तों फाई जो होता है, यानी कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस पद्धति में आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है आपका। और दोस्तों एक वेबर इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मैक्सवेल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। लाइट पेन क्या है? दोस्तों आपका जो लाइट पेन है वो दोस्तों आपकी एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों लाइट पेन होता क्या है? मतलब लाइट पेन जो होता है कंप्यूटर के संदर्भ में एक इनपुट डिवाइस होती है। और दोस्तों इस डिवाइस का उपयोग हम काफ़ी सटीकता से टच स्क्रीन पर निशान अंकित कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों आपका जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो दोस्तों आपका होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से आपका देख लीजिए स्थिति तो आपकी ये आपका एस हो गया, एंड देन आपका ये किसके बीच संबंध को बताता है? तो दोस्तों आपका ये समय के बीच संबंध को बताता है, क्योंकि दोस्तों एस तो आपका ये हो गया एंड इसमें भी टी है और दोस्तों यहाँ पर भी टी है। तो दोस्तों स्थिति और समय के बीच भी संबंध बताता है आपका गति का दूसरा समीकरण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके प्रत्यावर्ती धारा की, यानी कि एसी करंट की, तो दोस्तों आपका जो एसी करंट होता है गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, ये तो आपका सही होगा। एंड प्रकाशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि लाइट के लिए, ये भी आपका सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जो आपका विद्युत मोटर होता है वो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये भी आपका सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका एसी को यूज ना करके डीसी को यूज किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट करंट को यूज किया जाता है। दोस्तों ये किस वजह से किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि मतलब ध्रुवण का होना ज़रूरी होता है। और दोस्तों आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है दोस्तों ये हमेशा चेंज होती रहती है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी का यूज़ करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज का नियम इनमें से किसका परिणाम है? तो दोस्तों आपका जो लेंज का नियम होता है वो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों लेंज का नियम कहता क्या है? तो दोस्तों आपका जो लेंज का नियम होता है, लेंज के नियम के अनुसार जो आपका प्रेरित विद्युत भाग बल होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कार्ड का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यही आपका लेंज का नियम होता है। और दोस्तों ये होता है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश डैश द्वारा प्रकाशिक तंतु के साथ चलता है। तो दोस्तों आपका जो प्रकाशिक तंतु होता है, यानी कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है वो TIR पर वर्क करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किए गए कार्य डैश होता है। तो दोस्तों आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, कार्य इज इक्वल टू, यानी कि W इज इक्वल टू F इंटू डी कोस थीटा। दोस्तों क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि जो आपका कार्य
यानी कि किए गए कार्य और बल के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का है, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री पर लंबवत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम cos 90 की वैल्यू निकालें दोस्तों, cos 90 की वैल्यू आपकी आएगी 0। तो दोस्तों F इंटू डी इंटू जीरो, यानी कि W आपका 0 आ जाएगा, यानी कि कार्य आपका शून्य आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। किसी स्थिर विद्युत के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये आपकी जड़त्व कहलाती है। दोस्तों जड़त्व का नियम होता है, जो आपका गति का पहला नियम होता है, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मतलब डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके गुरुत्वीय त्वरण की, तो दोस्तों ये मैंने आपको फार्मूला बता रखा है। मतलब जो आपकी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर अगर हम गुरुत्वीय त्वरण निकालें, यानी कि जो आपकी हाइट होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि जी के बराबर होगी आपकी हाइट। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका जी डैश निकलता है वो दोस्तों G/4 हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर हो, यानी कि जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या को हम अगर RE मान लें, RE की वैल्यू हाइट के बराबर है, तो दोस्तों आपकी जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो दोस्तों G डैश इक्वल टू G/4 हो जाता है। और दोस्तों जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 9.8 यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड लगा लेते हैं। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। किन्हीं दो आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र बल ऑप्शन दिए दूरी के साथ बढ़ता है, दूरी के घन के साथ बढ़ता है मतलब घटता है, और दूरी के साथ घटता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों आपका जो कूलाम का नियम कहता है, यानी कि कोई मान लीजिए आपका Q2 आवेश यहाँ पर है एंड आपका यहाँ पर Q1 आवेश है। तो दोस्तों बीच की दूरी इनकी अगर R मान लीजिए यहाँ पर, तो दोस्तों फोर्स जो लगता है आप जो आपका फोर्स होता है वो दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2 अपॉन R²। तो दोस्तों यहाँ से इस फार्मूले के हिसाब से आप कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, यानी कि दूरी के साथ घटता है। तो दोस्तों आपका ये तो सही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी के घन के साथ घटता है। तो राइट आंसर दूरी के घन के साथ घटता है होगा, ये गलत होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि अगर R बढ़ेगा तो बल जो है घट जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपका बोल रहा है कि दूरी के साथ बढ़ता है, तो राइट आंसर मतलब ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूरी के घन के साथ घटता है, तो दोस्तों ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो भी आपके स्क्वायर के, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और दूरी के साथ घटता है, यानी कि अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दूरी के वर्ग के साथ घटता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सही होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बोला गया है दूरी के वर्ग के साथ घटता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं 56 नंबर मतलब 57 नंबर क्वेश्चन पर। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों आपका जो शक्ति होता है P=W/T, यानी कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दोस्तों कार्य होता है आपका जूल और समय होता है आपका सेकेंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड को आप शक्ति बोलते हैं। दोस्तों जूल प्रति सेकंड बोलते हैं आपका वाट को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 किलोग्राम की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों मान लीजिए ये कोई आपकी वस्तु है, दोस्तों हाइट है इसकी 5 मीटर हाइट है, और दोस्तों ये आपकी जो द्रव्यमान है वो 14 किलोग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इसमें ऊर्जा निहित होगी वो दोस्तों इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी mgh। तो m की वैल्यू 14 है और g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 दी गई है, और दोस्तों हाइट की वैल्यू 5 है। तो दोस्तों अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका ये बनेगा जाकर के 686 जूल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रुक जा 2 मिनट खाना है।
तो दोस्तों अब 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो दोस्तों जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी ठीक है, यानी कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो ज़्यादा चमकेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा, और दोस्तों जिसका प्रतिरोध ही कम होगा वो दोस्तों कम चमकेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है, तो दोस्तों आपके डिम बल्ब का प्रतिरोध उच्च होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर, विद्युत धारा का सूत्र I इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। तो दोस्तों I इक्वल टू क्यू अपान टी। तो दोस्तों आपका जो खाली स्थान पर आपका क्यू आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन, आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।